मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी स्पेशल में। यूपी स्पेशल में आज जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं स्पेशल स्टेटस और इस और स्पेशल कैटेगरी स्टेट। और आज के कुछ टॉपिक हैं, देखोगे तो आज का टॉपिक है स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, ये आज का पहला टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज का, इसी के अंदर थोड़ा बहुत हम आपको बता देंगे 8th शेड्यूल में जो कौन सी ऑफिशियल, ये तो पूरा एक टॉपिक ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसमें बात करें, अगला जो टॉपिक है वो इसी के अंदर 8th शेड्यूल जो क्या है, भाषाएं। एट्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी बात करेंगे। ठीक, और आज का टॉपिक जो है वो और कौन सा है, वो भी 8th शेड्यूल की बात कर लेंगे। और 8th शेड्यूल के बात करें तो अपन कुछ क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देख लेंगे। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात कर लेंगे। और इसके बाद आज जो आपका टॉपिक है स्पेशल स्टेटस हो गया, और ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद और क्या है, हाँ, गवर्नमेंट फंड। गवर्नमेंट फंड गवर्नमेंट फंड की अपन देखेंगे तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट
ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटेजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, आज के जो हमारे टॉपिक हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक से क्या है शुरुआत करते हैं। तो पहले टॉपिक में देख लेते हैं स्पेशल स्टेटस। क्या स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। पहले टॉपिक का नाम है, देखो पहले एक चीज को समझिए कि स्पेशल स्टेटस क्या होता है और और एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझिए, फिर जाके आगे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो जैसे बोले स्पेशल स्टेटस, जैसे हिंदी भाषा में शायद बोला जाता है विशेष दर्जा। विशेष दर्जे की जो बात की जाती है वो बात की जाती है, देखो किसी राज्य को यदि विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है तो वो दिया जाता है संवैधानिक तौर पर। किससे? संवैधानिक तौर पर। वो भी कैसे दिया जाता है कि एक एक्ट बनाकर, क्या बनाया जाता, वो एक्ट बनाकर, वो जो एक्ट बनाया जाएगा, लिखना लिखना चाहो तो लिख देना, विशेष राज्य का दर्जा एक अधिनियम के तहत दिया जाता है, दिया जाता है, जो कैसे पास करना होता, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से संसद में क्या पास किया जाता है। ये क्या है? विशेष राज्य। और विशेष राज्य जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अब तो खत्म हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा। वो भी कहाँ दिया गया था? इसके लिए स्पेशल प्रावधान था, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A। ठीक है, ये विशेष राज्य की बात की गई है। विशेष राज्य के लिए विशेष उपबंध किए जाते हैं। ठीक है, कि उसके जो इंटरनल चीजें हैं वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो यानी राज्य पे छोड़ सकता है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी के लिए अलग चीजें होती हैं। क्या होती? वो अलग कैटेगरी की होती हैं। तो दूसरा देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, यानी विशेष
दर्जा विशेष कैटेगरी का मतलब विशेष सूची दर्जा कुछ ऐसे होगा। एक तो विशेष विशेष राज्य का दर्जा लिख देना। विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता। देखो, वो जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता वो किसके द्वारा दिया जाता? वो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपके किसके द्वारा? एक एनडीसी होती है। क्या होती? जो हमारे यहाँ एक बॉडी है, नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। नीति आयोग उस समय तो क्या नाम से प्लानिंग कमीशन था जिस समय ये आया था, 1969 की बात कर रहा हूँ। तो प्लानिंग कमीशन के अंडर एक बॉडी आती थी जिसे हम बोलते थे, क्या बोलते थे? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है अब जो वर्तमान में किसके अंतर्गत आती? नीति आयोग के तहत। ठीक है। और इसमें देखो सलाह अलग अलग लोग देते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन देता है, वित्त आयोग देता है। ठीक है। इसके लिए तो लिखना विशेष राज्य दर्जा, विशेष दर्जा राज्य सूची में, सूची में यानी सूची में योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा गठित, योजना आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखो वर्तमान में इसकी जगह कौन आ गया है? नीति आयोग, NITI आयोग। ठीक है। तो वर्तमान में इसका काम कौन देखता? तो प्लानिंग कमीशन का। लेकिन मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, पुस्तक में लिख देना नीति आयोग द्वारा गठित परिषद, परिषद द्वारा द्वारा राज्यों को विशेष राज्य दर्जा सूची में शामिल किया जाता है, जिसमें लिखना जिसमें वित्त आयोग, जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग की क्या रही थी? सिफारिश। वित्त आयोग की सिफारिश रहती। और लिखना इसमें और लिख देना विशेष राज्य के लिए,
विशेष विशेष राज्य दर्जा सूची में शामिल होने के लिए कुछ क्या होती हैं, शर्तें होती हैं। देखो कौन कौन सी शर्तें होती हैं कि जैसे जो बहिराज्य है ना, बहिराज्य जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करना चाहता है, बहिराज्य एक हिली रीजन का हो, वहाँ जो लो डेंसिटी में पॉपुलेशन निवास कर रही हो, उसका या तो जो बॉर्डर है वो किससे टच हो रहा हो, ये वो इसका बॉर्डर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच हो रहा हो या समुद्री सीमा से टच हो रहा हो। ठीक है, ये उसकी कुछ क्या रहती हैं, ये उसके कुछ ये कुछ उसकी कंडीशनें रहती हैं। तो ये चीज जैसे अब जैसे यदि हम बात करें विशेष राज्य के दर्जे की, तो विशेष राज्य का जो दर्जा है ना, वो कहाँ से कहाँ, यानी यदि इसकी बात करें तो इसका संविधान में प्रावधान मिलेगा, या यानी लिख देना। तो ये चीज तो मैंने आपको विशेष राज्यों के जैसे कौन कौन राज्यों को दिया गया है, जैसे में लिख देना। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम आदि, ये 12 राज्य हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको क्या बता दिया, स्पेशल स्टेटस क्या होता है और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जाने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। ठीक है, उन शर्तों को जानो, इसके कौन कौन से बेनिफिट होते हैं वो जानो। ठीक है, अब देखो इसमें लिखना विशेष दर्जा सूची प्राप्त करने के लिए शर्तें, या विशेष विशेष या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें। तो देखो इसमें पहली शर्त क्या होती है कि वह राज्य भौगोलिक चुनौतियों चुनौतियां पूर्ण हो, भौगोलिक वह राज्य भौगोलिक चुनौतियां पूर्ण हो, जैसे पहाड़ी, पहाड़ी, कोमा
पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय आदि। ये तो भौगोलिक हो गया। दूसरी कंडीशन इसकी क्या होती है कि दूसरी कंडीशन ये होती है इसकी कि वह राज्य कैसा होना चाहिए कि हीली होना चाहिए, हीली के साथ साथ वह राज्य होना चाहिए यानी यानी उच्च आवच यानी कठिन जोग्राफिकल क्या होना चाहिए, कंडीशन है होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यानी बात करें तो देखना इसमें लिखना दूसरी कंडीशन होती है कठिन भौगोलिक स्थिति, कठिन भौगोलिक स्थिति। और लिखना अगली कंडीशन क्या होती, कठिन भौगोलिक स्थितियां, यानी जैसे बोले तो अंग्रेजी भाषा में डिफिकल्ट ट्रेन, क्या बोले, डिफिकल्ट ट्रेन। और अगली कंडीशन जो तीसरी कंडीशन क्या होती है वो होती है जिसे बोलते हैं अपन जिसे बोलते हैं यानी लो पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी लिख लेना निम्न जनसंख्या घनत्व, निम्न जनसंख्या घनत्व। और यानी जनजातीय राज्य, जनजातीय जनजातीय जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है, ये होना चाहिए। और बात करें अगली कंडीशन क्या होता है, इस एक होता है जिसे बोले तो सामरिक भौगोलिक, सामरिक भौगोलिक लोकेशन को बोले तो क्या बोलते हैं, सामरिक भौगोलिक, भौगोलिक लोकेशन को क्या बोले, सामरिक भौगोलिक क्षेत्र या सामरिक भौगोलिक सीमा, सीमा। जैसे जैसे क्या हो सकता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, जो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ोसी देशों के साथ, सो पड़ोसी देशों के साथ। और दूसरी क्या है कि वो एक समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, ठीक है। अगला देखेंगे तो पांचवी चीज क्या है, पांचवी कंडीशन इसकी क्या है, यानी इसका क्या हो, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते विनिर्माण क्षेत्र में, आर्थिक रूप तथा
बी निर्माण क्षेत्र में पिछड़े हुए राज्य, पिछड़ापन, ये हो गया। और जिनके पास यानी क्या नहीं है, यानी आर्थिक स्रोतों की कमी, आर्थिक स्रोतों आर्थिक स्रोतों की कमी, ये कुछ क्या रहती हैं, ये कंडीशनें रहती हैं कि ये, ठीक है, ये कंडीशनें रहती हैं। इन कंडीशनों को देखते हुए देखोगे तो इसके बारे में बात की जाए कि इसकी मांग कब से शुरू हुई। क्या, ये तो हमने शर्तें बता दी, ये शर्तें तो पहले से थी, लेकिन इनके बारे में ऑफिशियली कौन लेके आया, तो इसको देखते हैं। तो लिखना चाहो तो इसका लिख लेना। अगला देखो, लिखना स्पेशल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग। तो देखोगे, यानी इसकी अगर अनऑफिशियली देखोगे तो मांग जो है ना, वो हुई थी कब, प्रथम अनौप लिख लेना, इसे पहला लिखना, अनौपचारिक रूप से प्रथम प्रथम योजना आयोग द्वारा, प्रथम योजना आयोग द्वारा, जिसे क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट 5th ईयर प्लान के द्वारा द्वारा इसका इसका सुझाव इसका सुझाव दिया गया था। अनौपचारिक रूप से इसका सुझाव कब दिया गया था, ए। अब देखोगे तो इसकी बात करें तो 65 कब, अब देखोगे फिफ्थ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, और तीसरे लिखना, अगला लिखना, तीसरी तीसरे योजना आयोग, थर्ड 5 ईयर प्लान द्वारा, थर्ड 5 ईयर प्लान तथा
तथा फिफ्थ फाइनेंस कमीशन या पांचवे वित्त आयोग की सिफारिश द्वारा एक, जिसे क्या बोलते, गार्डगिल फॉर्मूला या इसमें नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, गार्डगिल चलो लिखना द्वारा गार्डगिल समिति या गार्डगिल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अगला लिखना, तो इसमें लिखना गार्डगिल आयोग की सिफारिश पर गार्डगिल आयोग की सिफारिश पर कब 1969 में 1969 में विशेष राज्य दर्जा सूची का प्रावधान किया गया। लिखना इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रावधान संविधान में नहीं। ठीक है, कुछ विशेष उपबंधों की यदि हम बात करें तो वो बात की गई थी कहाँ, कि आर्टिकल 371 में। कहाँ? आर्टिकल 371 में कुछ बात की गई थी। तो उसी के तहत देखा जाए तो विशेष राज्य के दर्जे का क्या है, प्रावधान। ठीक है, तो देखोगे तो संवैधानिक तौर पर अगर लिखना, यानी अब आर्टिकल कहाँ से, प्रारंभ में कुछ नहीं था, अब वर्तमान में ये कहाँ एग्जिस्ट करता है,
तो वर्तमान में लिखना अनुच्छेद 370 71। देखो 370 जो बताया था वो विशेष राज्य का दर्जा, और 371 के तहत यहाँ प्रावधान जोड़ दिए गए, कहाँ जे तक, वो जोड़ दिए गए आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के। ठीक है, ये जो चीजें हमने बताई इसकी मांग हो गई, इसे कब ये प्रावधान में आया, ये चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या क्या हैं, तो इसके क्या देख लेते हैं, बेनिफिट देख लेते हैं। क्या है कि बेनिफिट क्या क्या है स्पेशल और क्या, तो देखो विशेष दर्जा के विशेष स्पेशल स्पेशल कैटेगरी कैटेगरी स्टेटस SCS दर्जे के लाभ। देखोगे अभी जब से कोalition की गवर्नमेंट बनी है ना, ठीक है, तो जब से बिहार भी अपने क्या विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी क्या कर रहा है, तेलंगाना भी एक विशेष राज्य दर्जे की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो कुछ तो फायदे होंगे ना, कि इसके कौन कौन से फायदे हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो देखो फायदों की यदि बात करें तो इसमें कि स्पेशल क्या है कि इन्हें छूट दी जाती है, काय से रिलेटेड, यानी इन्हें छूट दी जाती है। जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, क्या हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। ठीक है, यानी कस्टम ड्यूटी फ्री रहते हैं ये लोग। और जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। ठीक, तो वो चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो, तो इसमें क्या है, विशेष राज्य के दर्जे में पहली चीज लिखना, विशेष राज्य दर्जा सूची में शामिल होने वाले राज्यों को कॉरपोरेट टैक्स से हिंदी भाषा में कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और जिसे सीमा शुल्क कहा जाता है, कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेट टैक्स, इनकम, यानी इनकम टैक्स आदि में क्या मिलती है, विशेष छूट
का प्रावधान रहता है, या तो इन पे लगता ही नहीं है, लगता है तो बहुत ही मिनिमल मात्रा में लगता है, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। क्योंकि ये राज्य जो है ना, स्पेशल कैटेगरी राज्यों में, वैसे वो राज्य कैसे हैं, चुनौतियों पूर्ण हैं, उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि ये चीजें जब उसके पास अधिक से अधिक पैसा होगा, तब तो जाके उसका क्या होगा, विकास होगा, ठीक है ना। और जो बात की जाती है कि यहाँ देखोगे, दूसरा फायदा क्या होता है, लिखना, बजट का 30% हिस्सा, बजट का 30% हिस्सा हिस्सा विशेष राज्यों, विशेष विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को दिया जाता है। और क्या कंडीशन रहती है, अब इनके पास जैसे अन जो अनस्पेंट मनी रहती है, जैसे किसी राज्य को कुछ पैसा मिला, तो उस राज्य ने यदि एक अपने वित्तीय वर्ष में वो खर्च कर दिया, तो ठीक है, अगर उसने वो खर्च नहीं कर पाया तो पैसा वो लैप्स हो जाता है। लेकिन जिन राज्यों को विशेष राज्य दर्जा सूची में शामिल होते हैं, उनका वो पैसा क्या नहीं होता, लैप्स नहीं होता, लिख देना, विशेष दर्जा सूची में शामिल राज्यों राज्यों का क्या अन इसे बोलें तो राज्यों का जो बजट से पैसा मिला है, जो राज्यांश के हिस्से में जो पैसा मिला है, यदि वह खर्च नहीं होता, यदि वह खर्च नहीं होता है, तो वह लैप्स नहीं होता, लैप्स नहीं होता, अगले जो फिनेंशियल ईयर है ना, उसमें जुड़ जाता है, ये प्रावधान है, ठीक है। अब देखोगे, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में फायदा होता है, लिखना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में विशेष राज्यों के लिए क्या है, विशेष प्रबंध है। विशेष प्रबंध क्या है, जैसे कोई सेंटर सेक्टरल स्कीम है या सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो देखोगे, अगर वो सेंटर सेक्टरल स्कीम है, तो उसमें तो किसी भी राज्य को 100% उसका खर्च कौन उठाएगा, वो उठाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। अगर सेंटर स्पॉन्सर्ड है ना, तो देखो, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम
सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो स्कीम होती है इसके दो प्रावधान रहते हैं। एक होते हैं कौन, यानी राज्य, एक होते हैं राज्य, एक होते हैं विशेष दर्जा राज्य, जिसे क्या बोलते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अगर ये गवर्नमेंट है तो इनके लिए क्या होगा कि अगर जैसे तो सेंटर ने, यहाँ सेंटर इनके लिए, और यहाँ कौन है, स्टेट। स्टेट सेंटर यदि इन्हें 70% दे रहा है तो इन्हें कितना देना पड़ेगा, 30%। यदि इन्हें सेंटर यहाँ 60 दे रहा है तो इन्हें कितना देना पड़ेगा, 40। समझ में आ रहा। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करें तो सेंटर इनका पैसा कितना, 90% वहन करेगा, और राज्य कितना करेगा, वो राज्य करेगा कितना, ओनली 10%। सेम कंडीशन यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका पैसा क्या है, बच जाता है। ये चीज आपको समझ में आई। यानी विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केवल 10% खर्च करना होता है, और इन राज्यों को कितना, 30 और 40। वो डिपेंड करता है कौन सी स्कीम में कितना गवर्नमेंट है। ये दो ही रेशियो चलते हैं, 70-30 और 60-40, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। और देखोगे तो अब गवर्नमेंट इन राज्यों को कुछ और प्रावधान करती है। क्या प्रावधान करती, एक होती है ग्रांट, एक होता है लोन, ठीक है। पांचवा लिखना, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को संघ सरकार ग्रांट, ग्रांट को अनुदान बोलते हैं, अनुदान प्रदान करती है, ठीक है। इतने, ये क्या है, ये इनके लिए क्या है, ये बेनिफिट है, ठीक है। और तो ये इनके लिए कुछ फायदे हो गए, क्या हो गए, फायदे हो गए। अब देखोगे तो यानी जो इनके लिए पैसा मिलता है, टैक्स का पैसा क्या है, तो यानी बात करें इनके लिए, जो टैक्स डिवीजन होता है वो कौन काम करता है, टैक्स का डिवीजन वो करता है वित्त आयोग। लिखना, कर का वितरण विशेष राज्यों के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों के लिए वित्त के वितरण हेतु वित्त आयोग की सिफारिश है, वित्त आयोग। अब देखो देखो मैं आपको 13वें 14वें और 15वें फाइनेंस कमीशन के बारे में बता देता हूँ। देखो
यानी जो 13th जो फिनांस कमीशन था उसने ये कहा था कि इन जो डिवीजन होना चाहिए तो स्पेशल कैटेगरी के लिए कितना, यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों को कितना पैसा, 32%, कितना 32% की बात की जाती है। और वही बात करें 14वें फाइनेंस कमीशन ने 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा, इसने ये कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्यों को 10% बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, यानी कितना 42% कर देना चाहिए। फिर 15, हाँ, इसने ये भी बात की 14वें वित्त आयोग ने कि और अन्य राज्यों को विशेष दर्जा सूची यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में शामिल ना करने की क्या की सिफारिश की। ठीक है, और बात करें 15th यानी फाइनेंस कमीशन की, तो इसने क्या बात की, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों को कितना पैसा मिलना चाहिए, 41%, ये बात की जाती है। ठीक, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये चीज़ है। तो हमने आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में जितनी चीज़ें हो सकती थी वो चीज़ें हमने बता दी। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लाभ के दर्जे के यानी इसमें इनकी मांग किसने की, मांग के लिए कौन कौन सी चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको हो चुकी हैं। तो देखो, हाँ, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में यदि कोई राज्य शामिल होना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है, हिली एंड डिफिकल्ट ट्रेन होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, साइजिबल ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेस होना चाहिए, और नॉन वायबल और नेचर स्टेट फाइनेंस। यानी देखो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि देखो पहाड़ी रीजन होना चाहिए, यानी और बोलें तो जोग्राफिकल जो रीजन है ना, भौगोलिक चुनौतियों से पूर्ण होना चाहिए, यानी और ये लो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि यहाँ पे जो डेंसिटी है ना, यहाँ जनघनत्व कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और यहाँ साइजेबल यानी एक साइज होना चाहिए जनसंख्या का, और कौन सी जनसंख्या, वो ट्राइबल पॉपुलेशन, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो गया, समुद्री क्षेत्र हो गया, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ना होना चाहिए, बैक, यानी वहाँ पर यानी आर्थिक स्थिति और जो विनिर्माण का है वहाँ क्या होना चाहिए, कमी, और फाइनेंस के तौर पर ही वित्तीय जो है ना वो उसकी कमजोरी है। तो ये क्या है इसके क्राइटेरिया, देखो मैं इन सब चीज़ों को यहाँ डिफाइन कर चुका हूँ, देखिए ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसके लाभ के मांग की बात हमने आपको बता दी कि अनऑफिशियल मांग ये अब आई थी,
और ऑफिशियल मांग औपचारिक तौर पर ये आई थी गाडगिल समिति के द्वारा 1969 में। पहले अगर बोला जाए तो किसको दिया गया था इसके तहत, तो लिख देना इसके गाडगिल समिति के द्वारा, अगर लिखना चाहो तो इसने किसको वो दिया था तो लिख देना जम्मू कश्मीर और असम, शायद नागालैंड। ये 1969 की बात है। कब की? 1969 की बात है। ठीक, हाँ, ठीक है। ये तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की हमने बात कर दी, लाभ फायदे ये सब चीजें गिना दी। इसके बाद विशेष राज्य दर्जा। अब देखो स्पेशल कैटेगरी में शामिल राज्य कौन कौन से हैं, तो देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, देखो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ भी वही चीजें हैं कि लो हिली ट्रेन एरिया होना चाहिए, लो डेंसिटी लोकेशन एलोंग बॉर्डर्स होना चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए। यहाँ कौन कौन से राज्य शामिल है तो देखोगे यहाँ जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। देखो ये हिली रीजन है, इनके विकास के लिए क्या है, अधिक से अधिक रिसोर्सों की जरूरत है और पैसे की जरूरत है। यहाँ सिक्किम, ये जो 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, ये जो है ना, देखो त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ये जो दिख रहा होगा ये जो है ना क्या, आंध्र प्रदेश। अभी देखो चुनाव में गर्माहट इसकी इसलिए हो गई थी कि जो एनडीए की गवर्नमेंट है ना, तो उसमें 2 प्रमुख दल है। देखो दो प्रमुख पार्टियां, एक आंध्र प्रदेश की और दूसरी बिहार की। क्या, ये बिहार की और एक जो है ना आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सॉरी तेलंगाना की। बिहार और तेलंगाना की 2 सरकारों का वर्तमान सरकार में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, सरकार बनाने में। तो ये क्या कर रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्यों बता दिया कि भेड़ कहाँ कहाँ है, ये चीज देखो यहाँ हो गई है। वाट यानी ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है वो भी मैं बता चुका हूँ भाई। यानी ये क्यों होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए क्योंकि इनके जो बैकवर्डनेस के कारण है, और हु यानी कौन देता है ये भी बता दिया, कैसे प्राप्त होता है इसके ये वाले रीजन है ये बता दिया, और बहन कब कब दिया गया है तो ये हमने बताया कि ये 1969 से दिया गया है। मैंने सारी कंडीशन बता दी। आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में कौन कौन से राज्य शामिल है। तो देखिएगा यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो आर्टिकल 371 के तहत क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात को दिया गया, ठीक है, और आर्टिकल 371 के तहत नागालैंड, 371 भी असम और 371 सी मणिपुर, ठीक है, और DE के अंदर अरुणाचल। ये जो देखो ये जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये 2014 की बात है, लेकिन बाद में देखोगे ये कहाँ है, इसमें देखो ये 371 के तहत क्या दिया गया है, 371 के तहत जो दिया गया है वो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए दिया गया है। इसके विकास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है भैया आपका गवर्नर, ठीक है। 371 के तहत किसे दिया गया है, नागालैंड। 371 बी के तहत किसे दिया गया है, असम के लिए। देखो पहले राज्य वही थे, जम्मू कश्मीर के लिए 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था वो, ठीक है, तो ये हो गया। 300 इसके फिर क्या दिया गया, मणिपुर, और 371 डी के तहत किसे दिया गया है, वो आंध्र प्रदेश, किसे, आंध्र प्रदेश। अब देखो ये हुआ कि 2014 में क्या हो गया, यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो ये अलग मांग कर रहा है, ठीक है ना। अब बात की जाती है 371 ई, तो आंध्र प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 371 एफ के तहत किसे, सिक्किम को दिया गया है, और जी के तहत मिजोरम को दिया गया है, और अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, आई के तहत किसे, गोवा को, और यहाँ कर्नाटक को, ठीक है ना।
तो आपको ये कितने यानी 12 राज्य कितने देखोगे तो आपको ये कुल कितने 12 राज्य मिलेंगे। संविधान के कौन से पार्ट 21 में विशेष दर्जा से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान है, इसका क्या मिलेगा। तो आप इन आर्टिकलों को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक है जिसे बोलते ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बोलते, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं हम। ठीक, तो ऑफिशियल लैंग्वेज को बोलते हैं हम क्या, यानी आधिकारिक भाषा। शायद क्या बोले, तो अगला जो टॉपिक है आज का वो क्या है, ऑफिशियल जिसे बोले तो आधिकारिक भाषा, शायद हिंदी में बोला जाएगा। तो इसमें देखें तो इसका अगर हम बात करें कि थोड़ा सा जिससे बोले तो आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा की बात करें तो इसका हम देखें तो क्या देख सकते, संवैधानिक प्रावधान। क्या देखें, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो यह है संविधान के भाग 17, कौन से भाग 17 और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक बात की गई है, अनुच्छेद 343 से 351 में बात की जाती है। इसके संवैधानिक प्रावधान की बात की जाती है। इसमें बात की जाती है कि 4 चीजें हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे संघ की भाषा, पहली चीज क्या है, यानी संघ की भाषा की बात की जाती है। दूसरी बात क्या की जाती है, यानी क्षेत्रीय भाषाओं की बात की जाती है। कैसी, यानी क्षेत्रीय भाषाओं की बात की जाती है। तीसरी चीज जो है वो बात की जाती है, यानी जिसे बोलें तो न्यायालयों की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा व उनके अभिलेख, क्या व उनके क्या अभिलेख। ठीक है, ऑल स्पेशल डायरेक्टिव्स, इसके अंदर 4 प्रावधान है। स्पेशल विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध लिख देना, विशेष
उपबंध की बात की जाती है, स्पेशल डायरेक्टिव्स। तो हम बात करें कि हमारे जो देखो, इसमें यदि हम बात करें कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारे बात की गई कि देखो, भारत जो जब यानी गणतंत्र रूप में कब आया, तो वो आया 26 जनवरी। अगली चीज देखो, देखो यानी तो हम बात पहला टॉपिक उठा रहे हैं, वो संघ की भाषा। क्या? संघ की यूनियन लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं उसे? उसे बोले तो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की भाषा। क्या? संघ की भाषा। संघ की भाषा में बात की गई, देखो हमारा देश स्वतंत्र हो गया था 1947 में, ठीक है, लेकिन जो गणतंत्र हुआ वो कब हुआ? वो हुआ कब? लिखना, गणतंत्र रूप में कब आया? तो गणतंत्र रूप में आया 26 जनवरी 1950। कब आया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसमें ये प्रावधान किया गया कि भैया 1965 तक, क्या 1965 तक क्या होना चाहिए? यानी क्या नाम से, 1965 तक जो संघ की राजभाषा है, कब तक? लिखना है, इसमें लिख देना, संविधान निर्माताओं द्वारा द्वारा 1950 में निर्णय लिया गया कि संघ की भाषा क्या होना चाहिए? संघ की राज्य संघ की राज्य भाषा, क्या संघ की आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक राज्य भाषा अंग्रेजी 1965 तक रहेगी। साथ में हिंदी को बढ़ावा देने की क्या की गई? बात की गई कि साथ में हिंदी को भी, देवनागरी भाषा को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखोगे तो 1955 में क्या होता है कि बीजी खेरे की अध्यक्षता में एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन हुआ। क्या हुआ? ऑफिशियल लैंग्वेज का गठन हुआ, ठीक है। इसी के अंतर्गत देखोगे, लिखना वीजी खेरे, ऐसा लिख। 1955 में बीजी खेरे की अध्यक्षता में
अध्यक्षता में कौन सा, यानी आधिकारिक भाषा आयोग, आधिकारिक भाषा आयोग। ये बीजी खेर है कि खरे है, खेर लिख दो आप, जो भी हो, खेर। ठीक है। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में आधिकारिक भाषा आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में क्या की, प्रस्तुत की। क्या की? 1956 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो देखो, इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो ये इस रिपोर्ट में देखोगे तो वेरियस ये आया कि अन्य राज्यों ने क्या है, अलग अलग मांग करके रखी थी कि ये, ये मतलब कि दक्षिण वाले राज्य, दक्षिण भारत के राज्य बोल रहे थे कि हिंदी राज्य को नहीं बनेगी, हिंदी राज्य भाषा बन जाएगी तो हमें बहुत दिक्कत होगी। मतलब उनके लिए हिंदी एक अपरिचित सी भाषा थी। ठीक है। अब देखो, यानी इस रिपोर्ट को यानी करने के लिए पार्लियामेंट में 1957 में कि एग्जामिन करने के लिए क्या, एक फिर वो बनाई गई 1957 में, एक समिति बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में क्या बनाई गई, एक लिखना, इस आयोग की रिपोर्ट को मूल्यांकन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए संसद द्वारा, संसद द्वारा लिखना, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में क्या बनाई गई, एक समिति बनाई गई। ठीक है, एक समिति बनाई गई। ठीक है। और ये चीज समझ में आया। ठीक। अब देखोगे तो ये हुआ कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाई, जिसे बोलते ऑफिशियल आधिकारिक भाषा अधिनियम। इसी के आधार पर क्या पारित कर दिया उसने, लिखना, आधिकारिक भाषा अधिनियम 1900 कब आया, 63 में आया। इसमें बात की गई, क्या बात की गई, इसमें ये बात की जाती है कि भैया जो 1965 तक जो रहेगी, 1965 के बाद भी अंग्रेजी ही भाषा जो है ना वो बनी रहेगी, साथ में हिंदी को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा। लिखना, तो 1965 के बाद भी अंग्रेजी भाषा को कितने, 10 साल आगे बढ़ा दिया गया, और हिंदी, हिंदी भाषा के काय की विकास की क्या की गई,
बात की गई। ये चीज समझ में आई। और 1967 में ये हुआ कि 1967 में अंग्रेजी भाषा को हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, हमेशा के लिए प्रावधान कर दिया गया। अब बढ़िया अंग्रेजी भाषा जो रहेगी वो बनी रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। बस इतनी सी बात है कि जो ये भाषा है ना, यानी हिंदी भाषा की और थोड़ी एक चीज जोड़ी जाती, जो ये बात कि हिंदी भाषा का क्या करेगी सरकार, विकास का ख्याल रखेगी। हिंदी भाषा के विकास का सरकार क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी। ये बातें की जाती हैं। ठीक है, अब देखोगे ये चीजें, इसके बाद जो रहती है तो ये कुछ बातें रहती हैं। ये कौन कौन सी बातें हैं, देखो कुछ चीजें। हाँ, अगर मैं बात करूं तो ये जो चीजें हैं ना, ये ऑफिशियल लैंग्वेज की जितनी बातें थी मैंने आपको क्या है बता दी हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो इसमें कुछ बातें और जोड़ी जाती कि रीजनल क्या है, कि रीजनल लैंग्वेज की बात देखो। दूसरे में बात की जाती है कि क्षेत्रीय भाषाएं। यहाँ दूसरा टॉपिक देखोगे तो क्षेत्रीय भाषाओं में, ये तो संघ की बात हो गई। दूसरी बात है क्षेत्रीय भाषा में, एक क्षेत्र की मतलब एक राज्य की एक से अधिक भाषा हो सकती है। क्या, एक राज्य की एक से अधिक भाषा हो सकती है। ठीक है ना। ठीक, तो ये बात की जाती है न्यायालयों के आधिकारिक भाषा की बात की जाती है, यानी अधिकार इनके न्यायालयों की जो आधिकारिक भाषा होगी वो क्या होगी, वो हिंदी नहीं क्या होगी, अंग्रेजी होगी। और यानी स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए गए कि क्या दिए गए कि तो देखो, यानी स्पेशल यानी एक तो संघ की भाषा की बात हम आप बता ही चुके। क्षेत्र की भाषा की बोले तो एक राज्य की एक भाषा हो सकती है, एक से अधिक भाषा हो सकती है। न्यायालय के जो कार्य होंगे वो कौन सी भाषा में होंगे, वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। कौन से, अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। अब बात करें कि अ, यानी विशेष उपबंध में अगला उपबंध ये है कि सरकार जो काम करेगी ना, क्या काम करेगी, यानी जो सरकार जो काम करेगी हिंदी को बढ़ावा देने का काम करेगी। ठीक है, ये बात की जाती है। ठीक, और चलो ये बात हो गई। कुछ हम देख लेते हैं कुछ राज्यों से संबंधित, जैसे लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती। देखो लद्दाख में जो है ना कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, देखो 1 मिनट में इसे देख लो। देखो कौन सी, हिंदी, इंग्लिश। अब देखोगे यहाँ जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी भाषा है, देखो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की, एक से अधिक नंबर हो सकता है, जैसे कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, ये कहाँ की है, और ये है जम्मू कश्मीर की। और लद्दाख में हिंदी और इंग्लिश। और बात करें तो ये देखोगे आपको हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हिंदी और संस्कृत। और उत्तराखंड में देखोगे तो आपको कौन सी मिलेगी, इन और क्या नाम से ये मिलेगी,
हिंदी और संस्कृत। और बात करें पंजाब में कौन सी मिलेगी, पंजाबी। यहाँ हरियाणा में देखोगे तो हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी। और राजस्थान में क्या मिलेगी, हरियाणवी। और गुजरात में गुजराती और हिंदी। और उत्तर प्रदेश में दो मिलेगी। एक कौन कौन सी मिलेगी, देखो दिल्ली में जो है ना, कौन कौन सी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है। ये जो रीजन है ना उससे लगा हुआ है इसलिए। और बात करें कि उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश की दो भाषाएं, एक देखो यानी उत्तर प्रदेश विशेष की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में यानी उर्दू भाषा, कौन सी, उर्दू भाषा को आधिकारिक तौर पर 1989 में डिक्लेयर की गई थी। कब, 1989 से डिक्लेयर की गई थी। ये मध्य प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र में मराठी भाषा हो गई। ठीक है, ये जो है ना, ये आप देख लेना, ये जो हमने डाल दिया है, प्रत्येक राज्य में एक से अधिक भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। देखो अरुणाचल प्रदेश में नासी, असम में असमी, ठीक है, और मणिपुर में मई हो, बंगाली। ये देखोगे कितने, ये कुछ जो उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं, क्या उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं जिनमें आपको क्या मिलेगी, जो मिलेगी आपको हिंदी भाषा। क्या ये हिंदी भाषीय क्षेत्र है। तो ये हमने आपको क्या बता दी, कुछ जानकारी दे दी आधिकारिक भाषाओं और राज्यों की आधिकारिक भाषाओं से। अगर हम बात करें बोली की, तो देखो बोले जाने वाली लैंग्वेज में जो बात है ना, वो देखो तो हिंदी जो बोली जाती है भारत में वो 43% लोग बोलते हैं। दूसरे नंबर की जो भाषा है वो बंगाली बोली जाती है। तीसरी जो है मराठी, फिर तेलुगु, फिर है तमिल, फिर है गुजराती, फिर है उर्दू, फिर है कन्नड़, फिर है उड़िया, फिर है मलयालम, फिर है पंजाबी, फिर असमी और मराठी में मैथिली, फिर है संथाली, कश्मीरी, नेपाली, सिंधी, डोगरी, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संस्कृत, नेग्लिजिबल है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि संविधान की जो कौन सी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं ना, वो लगभग पूरे भारत में कितनी 96.7% बोली जाती हैं। ठीक है, ये चीज अब देखोगे तो कुछ चीजें ये हैं कि देखो संविधान के कौन से 8वें शेड्यूल में 12 भाषाएं, कितनी 22 भाषाएं हैं। जो प्रारंभ में कितनी थी, वो थी भैया 8वें अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, और 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, और 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। ये 16वें नंबर की मणिपुरी, 17वें नंबर की आपकी जो थी कोंकणी, और 18वें नंबर की थी वो नेपाली, और 92वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी यानी 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी थी, यानी बोडो, ये थी आपकी 19वीं, डोगरी 19वीं, 20वीं, और मैथिली 21वीं, और संथाली 22वीं। ये 22 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। ठीक, ये जो हुआ था, अगर 21वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1967 में, 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ये हुआ था 2003 में। ठीक है ना, इस बात को, ये चीजें हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक, इसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कितने लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी हो। कितनी, 1500 से 2000 साल पुरानी हो, और जो प्रोसेसन बॉडी एंसेंट लिटरेचर में उसकी क्या हो, वैल्यू हो, और जिनके नॉलेजेबल टेक्स्ट हो। ठीक है, ओरिजिनल लिटरेचर अभी वर्तमान में उसका, और जो वर्तमान में क्या है बोली जा रही हो। ठीक है, और यानी इस कुछ है क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम करेंट। ठीक है, जो कुछ है कि जो अभी वर्तमान में है ना, कि कुछ अलग भी हो सकती जो वर्तमान में बोली जा रही है। यदि हम बात करें तो क्लासिकल लैंग्वेज की, तो ये जो है ना इनिशियली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी जो की गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2004 में, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। ठीक है, साहित्य अकेडमी द्वारा ये जो होता है ना, ये स्टेटस दिया जाता है क्लासिकल लैंग्वेज का।
वर्तमान में देखोगे तो सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वो तमिल थी, फिर इसके बाद 2005 में संस्कृत को दर्जा मिला, फिर तेलुगु को 2008 में दर्जा मिला, कन्नड़ को 2008 में दर्जा मिला, मलयालम को 2013 में दर्जा मिला और 2014 में उड़िया को दर्जा मिला। अभी देखोगे तो ये 5 राज्यों की जो यानी 2024 में इन्हें दर्जा मिला। ठीक है ना? ठीक, ये तो हमने आपको क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात कर दी। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ गवर्नमेंट के कुछ, जैसे फंड की बात की जाती है कि गवर्नमेंट जो है ना कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट को फंड जो आता है वो कहाँ से आता, तो देखो यानी गवर्नमेंट के फंड की बात करें तो जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, ठीक है, और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हम आप तीनों को एक साथ देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, इन चीज़ों को, और ये आज का आखिरी टॉपिक होगा। तो हम बात करें यानी जिसे बोलें तो सरकार पैसा कहाँ से उठाती, तो गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट मनी को अपन 3 भागों में बांट के चलते हैं। पहली चीज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे CFI बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसकी बात की जाए तो हमारे संविधान के आर्टिकल 266, क्या इसकी बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 266 यानी बात करें संविधान के अनुच्छेद 266 लिख लिया, 266 ए के तहत क्या है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या है, प्रावधान है। अब देखोगे ये जो है ना, ये जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर का मुख्य स्रोत है, लिखना चाहो तो लिखना, यह सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। इसके बारे में यह है सरकार की आय, पुस्तक में आय का और खर्च का क्या है, मुख्य स्रोत है। क्या है, मुख्य स्रोत है। इसमें यदि देखो बात की जाएगी तो पैसा कहाँ से आता, क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, यानी इसमें आय के स्रोत कहाँ से हैं, तो इसे देखोगे तो इसमें लिखना इसके अंदर देखना आय के स्रोत, आय के, देखो शायद रेड कलर कैमरा कैच नहीं करेगा, तो आय के स्रोत देख लेते हैं। आय के स्रोत कहाँ से होंगे, तो आय के स्रोत ये होंगे जो गवर्नमेंट आप पर इम्पोज करती है, कौन कौन से टैक्स, जैसे एक कलर ठीक नहीं लग रहा है, इसे चेंज कर लेते हैं। आय के स्रोत में तो लिख देना कौन कौन से होंगे, लिखना डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर,
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर। देखो, जैसे प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से टैक्स आते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कोऑपरेटिव टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सों में तो बहुत सारे टैक्स आते हैं, इन सबको मर्ज करके क्या बना दिया गया, जीएसटी बना दिया गया। ठीक है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, लोन होते हैं, क्या होते, जो गवर्नमेंट क्या लेती है, सरकार द्वारा क्या लिया जाता है, उधार। सरकार द्वारा क्या लिया जाता है, उधार लिया जाता है, वो चीज भी होती है। ठीक है, और जो यानी लोन होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, वो भी सब इसमें आते हैं। और गवर्नमेंट का पूरे जो खर्च है ना, वो किससे चलते, इसी से चलते हैं। ठीक है, इतनी बात, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये इसके क्या है, आय के स्रोत हैं। अब बात की जाएगी कि इसमें क्या बात की जाती है, इसमें ये बात की जाती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो लोगों का पैसा है, किसका है। अब बोलोगे लोगों का कैसे पैसा है, अरे भैया जो कमा के दिया है ना, टैक्स दिया अप्रत्यक्ष रूप से, लोगों का पैसा है, इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, इस पर जो कंट्रोल रहता है वो रहता है किसका, संसद का। लिखना, ये इस पर नियंत्रण किसका रहता है, नियंत्रण होता है इस पर किसका, संसद का, संसद का। लिखना, अगर इसकी निकासी करना है तो क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे इस पैसे को खर्च करवाता कौन है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद खर्च कराएगी, तो इसे रिक्वायरमेंट होगी जो लोगों ने चुन के लोग बैठा लिए हैं संसद में, वो तो लिख देना, क्या लिखना कि इसमें अगर बात करें संसदीय अनुमति, संसदीय अनुमति की क्या होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ये है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा। और अगर हम बात करें इसका ऑडिट कौन करता है, इसको देखता कौन है, तो ये बात बहुत हाईलाइटेड है, इसका नियंत्रण। ठीक है, आय के स्रोत क्या है, सरकार खर्च के लिए पैसा कहाँ से निकालती है, इसका संवैधानिक प्रावधान कौन है, इसका बात करें कि ऑडिट, ऑडिट जो अथॉरिटी है उसका नाम है कैग, क्या है, कैग। ठीक है, इसका जो पैसा निकालने के लिए संसद की क्या होती है, संसद की अनुमति क्या होती, जरूरी होती है। ये क्या है, सीएफआई है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और लिखना चाहो तो एक और बात लिख देना, प्रत्येक राज्य की, इसी को हिंदी भाषा में शायद क्या बोलते, संचित निधि बोलते, क्या बोलते, शायद बोलते हैं बेटा संचित निधि, क्या बोलते, संचित निधि से। और लिख दे रहे हैं हम, प्रत्येक राज्य की कंसोलिडेट यानी क्या होती है, प्रत्येक राज्य का कंसोलिडेट फंड है, क्या प्रत्येक राज्य की क्या होती, संचित निधि, संचित निधि होती है, सेपरेटेड। तो मैंने आपको किस के बारे में बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, जितनी भी चीजें थी मोस्ट वो चीजें बता दी। अब दूसरी चीज देखो, वो दूसरी चीज है जिसे बोलते कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, क्या बोलते, जिसे हम बोलते कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर
तो देखो ये जो होता है वो इमरजेंसी फंड होता है। क्या होता? इमरजेंसी फंड होता है। तो दूसरी चीज लिखना, सी फंड ऑफ इंडिया, जिसे शायद बोला जाता है आकस्मिक निधि। क्या बोलते? आकस्मिक निधि, निधि, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की बात करें तो इसका संविधान में आपको प्रावधान मिलेगा, लिखना, संविधान में इसका प्रावधान अनुच्छेद कहाँ 267 में मिलेगा। क्या मिलेगा? 267 में मिलेगा। और ये जो है ना वो क्या है, लिखना चाहो तो लिख देना, यह एक आपातकाल, यह एक आपातकाल निधि है जो किसी आपात स्थिति में इसका पैसा निकाला जाता है। इसमें एक पैसा जो रखा जाता, ध्यान, वो रखा जाता कितना, वो रखा जाता 500 करोड़। कितना? यानी इसमें जो पैसा रखा जाता, पैसा रखा जाता वो कहाँ, 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़। वो 500 करोड़ जो रुपए रखा जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इमरजेंसी के लिए निकाल के रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के कहाँ रखा जाता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में आकस्मिक समय के लिए निकाल के रखा जाता है, ताकि भविष्य में कुछ, और इसमें जब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है तो उस समय संसद की क्या होती है, अनुमति होती है। इसलिए जब इसे निकालना होगा ना तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी काय की, संसद की अनुमति की। इसका नियंत्रण कौन करेगा? तो लिख देना, नियंत्रण, इसका नियंत्रण जो करता है, लिखना, राष्ट्रपति के परिवेश में वित्त सचिव द्वारा, राष्ट्रपति के अंडर रहता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। किसके द्वारा? वित्त सचिव द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ये चीज समझ में आई? ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें लिख देना संसदीय अनुमति, लिखना, संसदीय अनुमति, लिखने ना, इसमें कोई जरूरत नहीं होती, इसमें जरूरत नहीं होती। इसमें इसलिए जरूरत नहीं होती कि ऑलरेडी यहाँ जरूरत पूरी कर ली गई, क्योंकि संसद से ही पूछ के तो इसमें डाला गया है। ठीक है। और लिखना, क्या लिखना, इसे कि अनुच्छेद 267(2) के तहत प्रत्येक राज्य की, किसके, प्रत्येक राज्य की क्या होती, आकस्मिक निधि होती है। ठीक है। एक चीज समझ में आई? तो मैंने आपको दो चीजें बता दी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बता दिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बता दिया।
एक और है, चलो जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके टॉपिक में नहीं लिखा, लेकिन मैं बता देता हूँ, जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट। क्या है? पब्लिक अकाउंट, जिसे कुछ और बोल लेते होंगे, पब्लिक अकाउंट को बोलते होंगे, पब्लिक अकाउंट क्या बोलते होंगे बेटा? पब्लिक ही अकाउंट बोल दो, पब्लिक अकाउंट, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट की बात करें तो पब्लिक अकाउंट जो है ना, वो है कि इसमें जो पैसा होता है ना, वो पैसा होता है किसका? जैसे, और इसकी बात करें तो इसका हिंदी में मुझे पता नहीं है, तो इसका संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो लिखना, संविधान में इसका प्रावधान, संविधान में इसका प्रावधान अनुच्छेद कौन से? 266 ए, 266 एक, नहीं दो होगा, क्या होगा? 266 2 में है, ठीक है। और इसकी बात की जाए कि इसके ये जो होता है ना, कि गवर्नमेंट जो है ना, पब्लिक का कभी भी यूज कर सकती है, या लिख लेना, सरकार सरकार इसका पैसा कभी भी प्रयोग में ला सकती है, ठीक है। अब देखो, इसमें बात करें कि इसके आय के स्रोत क्या है? क्या है? आय के स्रोत, आय। अब इसमें पैसा आता किसका है? जैसे आपका है, जैसे एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है ना, अगर नेशनल पेंशन स्कीम के तहत किसी व्यक्ति का पैसा कट रहा है, या देखो जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट का जिनका पैसा रखा है, जैसे मिनिस्टर और डिपार्टमेंट का पैसा रखा है, या देखोगे नेशनल स्मॉल सेविंग रखी हुई है, जैसे डिफेंस फंड एलोट जो रखा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड रखा हुआ है, ठीक है, और प्रोविडेंट फंड रखा हुआ है, पोस्टल इंश्योरेंस रखा है, ये जो है उसके क्या है? स्रोत। तो लिखना चाहो तो लिखना, यानी सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और क्या है? वो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय लघु जमा जमा फंड को बोलते कोष, कोष, ठीक है। और कौन कौन से? जैसे रक्षा कोष, मंत्री तथा बोलें तो विभागीय कोष। और पैसा, जैसे बोला हमने, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, राष्ट्रीय निवेश कोष, और पोस्टल कोष। अरे जो पोस्ट ऑफिस में जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा रहता है, वो रेमिटेंस, रेमिटेंस आदि। ये कहाँ आएगा? ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक को अभी नहीं देना है, जब उसका समय हो जाएगा तब। जैसे एक व्यक्ति का एनपीएस का पैसा कट रहा है अभी, जैसे कोई व्यक्ति है
उसकी सैलरी से अभी जो पैसा कट रहा है, जब वो रिटायर्ड होगा तो उसे देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट उसे क्या ले सकती, यूज में ला सकती है ना। और ठीक है, और हाँ यहाँ लिख देना कि गवर्नमेंट के कुछ और प्रावधान होते, जैसे सेस और सरचार्ज। क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो सेस और सरचार्ज कौन से, यानी सरकार द्वारा लगाए गए विशेष, कौन कौन सेस, सरचार्ज और विशेष कर, ठीक है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद इसका प्रयोग कब करेगी, यानी प्रयोग की तो हमने बात की दी है, कब, स्पेसिफिक पर्पस, यानी विशेष, पब्लिक का पैसा है तो विशेष, यानी पब्लिक को क्या बोलते, पब्लिक ही बोल दो, विशेष सार्वजनिक हितों में, हितों के लिए, ठीक है, ये हो गया। और इसको अगर बोलें तो संसद की क्या जरूरत होती है, यानी संसदीय अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती, संसद अनुमति की जरूरत होती तो लिख देना संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। और इसको ऑडिट कौन करता है, ऑडिट, ऑडिट का काम करेगा कैग, क्या करेगा, कैग करेगा, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। तो मैंने आपको कितनी चीजें बता दी, ये गवर्नमेंट का जो पैसा है ना बंदो पूरा, यानी इसके अंतर्गत तीनों चीजें बता दी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो देखो आज जो हमने पूरा पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ लिया हमने, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद रीजनल लैंग्वेज, कल्चरल लैंग्वेज, इसके बाद कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और पढ़ लिया पब्लिक अकाउंट। कल जो हम पढ़ेंगे, कल वो पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जो भी टॉपिक हैं कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बताइए आज की क्लास कैसे लगी, सभी लोग कमेंट और क्या करें, मुख्यमंत्री अविदय ललितपुर को बहुत बहुत प्यार दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।